इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी कार्यक्रम के सभी सुनने गिरदारी की राम राम। कार्यक्रम किसानवाणी दिन मंगलवार और इस दिन हम लावे आपके बीच में फोन इन, और फोन इन में एक ऐसा विषय जो जरूरी है मौसम समय परिस्थिति के हिसाब से, ताकि आपके उससे संबंधित कोई भी समस्या हो, कोई सवाल हो, उसका समाधान आप हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञ से दे पा सकें। क्योंकि हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जो हमारे किसान साथी हैं वो सही वैज्ञानिक तरीके से खेती करके कम लागत पे अधिक उत्पादन लें, ताकि उनकी जो आर्थिक स्थिति है बहुत मजबूत हो। क्योंकि जब किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तभी देश आर्थिक रूप से संपन्न होगा। ये कार्यक्रम का सीधा सा उद्देश्य है कि जब तक किसान आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होगा तो ये देश भी आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होगा। इसलिए हमारा प्रयास रहता है कि हम आप तक वो सब जानकारी पहुंचा सकें जो नई खोज हमारे वैज्ञानिकों ने, यूनिवर्सिटीज ने, महाविद्यालय ने या हमारे प्रगतिशील किसानों ने करी है, और उससे संबंधित जो भी जानकारी आप तक पहुंच सके। तो आज इस कड़ी में जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा गेहूं की पिछेती बिजाई। बातचीत में हिस्सा लेंगे डॉक्टर सतीश कुमार, सहायक पौधा संरक्षण अधिकारी यमुनानगर, और उनसे बातचीत करेंगे इरशाद भाई। और जो संपर्क सूत्र आपके लिए है जिसके माध्यम से आप अपनी समस्या का समाधान पा सकें वो रहेगा 221-322। जो साथी कुरुक्षेत्र तबार के हैं या मोबाइल से फोन करेंगे उनके लिए आवश्यक है कि वो STD कोड का प्रयोग करो, और STD कोड है 01744, यानी 01744 221-322। भाइयों तक प्यार बड़ी सी प्रार्थना रहेगी कि विषय से संबंधित ही फोन करें, विषय से हटके फोन ना करें। क्योंकि आप तो फोन कर दोगे, आपको फोन मिल भी जाएगा, लेकिन जब आपकी समस्या का समाधान होने का नहीं और किसी और साथी जो लाने में बैठा होगा वो भी रह जाएगा, तो इस वास्ते आप विषय से संबंधित फोन नहीं करें। विषय आपने अटके फिर याद करा दें, गेहूं की पिछेती बिजाई। तो चला स्टूडियो में राम बातचीत शुरू। कार्यक्रम किसानवाणी सुनिए सब बड़ भैया ने रिसाले भाई की राम राम। कार्यक्रम किसानवाणी, और भाई आज जो है ना दिन मंगलवार है, आज हम जो है ना लेकर के आते हैं कार्यक्रम में कि जो भी समस्या किसान भाइयों की है या जो ऐसे कुछ ऐसे विषय लेके आते हैं ताकि जो किसान भाई हैं, जैसे गेहूं का बुआरा चला हुआ है, कुछ किसान भाइयों ने तो आजकल जो है ना बुआरा कर भी लिया होगा, तो थोड़े बहुत किसान भाई हैं जो रह गए हैं, यानी कि वो सोचते होंगे भी अब कौन सी ऐसी गेहूं की फसल लें ताकि जो किसान भाई हैं अपना अधिक उत्पादन ले सके। तो इसी विषय को लेकर के आज हमारा जो विषय रहेगा कार्यक्रम किसानवाणी में वो रहेगा गेहूं की पिछेती बुआई में। और हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है डॉक्टर सतीश कुमार, सहायक पौध संरक्षण अधिकारी यमुनानगर से। डॉक्टर सतीश कुमार जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद रसाला भाई, और किसानवाणी कार्यक्रम सुन रहे सभी किसान भाइयों को राम राम। डॉक्टर साहब, जानते हैं कि जो किसान भाई हैं वो किसी न किसी कारण से जो है ना गेहूं की जो पिछेती बुआई है इसके लिए मजबूर हो गए होंगे। कई बार देखते हैं कि जैसे कि जो बासमती धान है उसकी लेट थोड़ी सी फसल हुई होगी या और पानी की समस्या होगी जिस कारण से वो गेहूं की बिजाई समय पर नहीं कर सके। लेकिन अब समय कौन सा उचित रहेगा ताकि जो किसान भाई हैं कौन सी ऐसी किस्में रहेंगी, क्या समय रहेगा, उसकी जानकारी किसान भाइयों को दे ताकि जो किसान भाई हैं पिछेती बिजाई करके वो जो अगेती बिजाई की हुई है उसके साथ अच्छी पैदावार ले सके। रसाला भाई, इस बार पिछेती बिजाई के लिए रकबा काफ़ी उपलब्ध है, क्योंकि जैसा कि आपको ज्ञात है कि इस बार बारिश की वजह से पानी, कुछ ज़िले ऐसे हरियाणा के जिसमें पानी खड़ा हो गया था और पानी खड़ा होने की वजह से उसमें बिजाई लेट करनी पड़ती है। जहाँ तक कुरुक्षेत्र, करनाल, अम्बाड़ा, यमुनानगर
इन उत्तर भारत के जिलों की बात है, यहाँ पे तो 80% से ज़्यादा बिजाई हो चुकी है, लेकिन जींद, फतेहाबाद, हिसार, झज्जर, रोहतक, उनमें रकबा काफ़ी अभी भी बचा हुआ है। तो जहाँ पर गन्ने की खेती होती है, जैसे यमुनानगर ज़िला है, उसमें भी काफ़ी रकबा भी बचा हुआ होगा, जिसमें किसान पछेती बिजाई करेंगे। जहाँ तक बिजाई के समय की बात है जी, अभी तो मध्यम अवधि की फसल जो किस्में हैं उनकी बिजाई का समय चल रहा है, और ये किसान भाई 21 दिसंबर या 25 दिसंबर तक भी बिजाई मध्यम अवधि की किस्में कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद मध्यम अवधि के बाद पछेती बिजाई के लिए कुछ किस्में हैं, क्योंकि पछेती बिजाई के लिए उन किस्मों का चयन करना पड़ता है जो पकने के लिए कम समय लेती है। जी बिल्कुल। जैसे सामान्य बिजाई के लिए तो 140-45 दिन 42 दिन चाहिए, लेकिन समय की बिजाई के लिए जी जरूर। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे जी? नमस्कार जी। नमस्कार जी, कौन? हाँ, बलदेव जी, क्या पूछना चाहेंगे? थोड़ी आवाज कट के यार, आप थोड़ा साफ बोले। देखो जी, आपका सवाल हमारे तक पहुंच गया है। बीज की किस्में तो कई हैं, लेकिन 3-4 किस्में ऐसी हैं जो अपने नज़दीक मिल जाएं, वही बताने का फायदा है। मैं आप अगर चाहें तो नोट कर लें या याद रख लें। करनाल संस्थान है, बारले जो अनुसंधान संस्थान, मतलब गेहूं जो, तो उसकी किस्में हैं DBW 590, DBW 173, 103 और DBW 90। ये 3 किस्में इनकी हैं। हरियाणा यूनिवर्सिटी हिसार की 2 किस्में हैं, WH 1124, WH 1309। पंजाब की है किस्म PBW 771। इसके अलावा भी किसान हमारी जो पिछली कुछ किस्में हैं जो अभी मिलती हैं, जैसे UP 2338 और HD 2851, हमारे किसान इस एरिए के ज़्यादा बिजाई करते हैं, लेकिन उसके लिए आप 20 दिसंबर से आगे ना जाएं, क्योंकि कुछ किस्में ऐसी होती हैं जो 25 दिसंबर तक भी बिजाई की जा सकती हैं। और ये 5-7 किस्में ऐसी हैं जो आपको अपने नज़दीकी केंद्र से या प्राइवेट दुकान से मिल सकती हैं। एक अच्छी किस्म प्राइवेट भी है कुछ, वो भी आप ले सकते हैं। हाँ, ये आपको मिल जाएंगे जी, HSDC में मिल जाएगी, WH 1124 मिल जाएगी। अच्छा जी, हाँ जी, ठीक है, नमस्कार। धन्यवाद बलदेव जी प्रश्न करने के लिए। तो डॉक्टर साहब जानकारी दे रहे थे किस्मों की। हाँ, तो अभी समय मतलब ये 25 दिसंबर तक, 25 नवंबर से 25 दिसंबर तक 75 किस्मों की बिजाई होगी। ऐसी किस्में जो 120 से 122-23 दिन तक पकने में लें, तो वो किस्में मैंने किसान के जवाब में बता दी हैं। इसके अतिरिक्त कुछ किसान वैसे जनवरी 1 तक भी चले जाते हैं, लेकिन वो किसान को ज़्यादा फायदेमंद नहीं रहती। तो डॉक्टर साहब यानी कि उसका झाड़ कम होगा फिर? हाँ जी, जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे उसको पकने के लिए समय कम मिलेगा, झाड़ कम होता चला जाएगा। तो डॉक्टर जी जैसे कि जिक्र भी कर रहे थे कि जो किस्में हैं और जो समय है, तो जिसका आपने जिक्र किया कि जो समय रहेगा वो 20 दिसंबर तक, 25 दिसंबर तक, यानी कि अधिक से अधिक जो है ना 25 दिसंबर तक गेहूं की बिजाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ किस्में और भी है जो जैसे जो मध्यम पछेती बिजाई। हाँ, कुछ किस्में ऐसी हैं जो मध्यम और पछेती अवधि की हैं, जैसे DBW 222 और वो हर जगह मिलती भी है। HD 2851 ये किस्म भी, एक पंजाब की 500 PBW 550, ये किस्में 3 HD 3086, ये मैं वो किस्में बता रहा हूँ जो हमें यहाँ मिलती हैं। वैसे किस्में तो बहुत ज़्यादा हैं, तो ये सारी उपलब्ध हैं। किसान इनका प्रयोग मध्यम और पछेती बिजाई के लिए भी कर सकते हैं। कई बार भी ये पूछते हैं किसान भाई कि क्या हमारे क्षेत्र में इसकी बिजाई कर सकते हैं, इस गेहूं की जो आपने जो जिक्र किया किस्मों का? हाँ, मैंने ऐसे संस्थानों की किस्मों का जिक्र किया है जो हमारे स्थानीय संस्थान है, जैसे करनाल का संस्थान है, जैसे हिसार यूनिवर्सिटी की है, तो ये किस्में हमारे क्षेत्र के लिए ही रिकमेंड की गई हैं। कई बार देखते हैं कि जो पानी की सुरवाई है, यमुनानगर जिले की बात करें, अम्बाड़े की बात करें, तो उसमें जो है ना क्या इन किस्मों की जो है ना बोने से अधिक पैदावार हो सकती है?
अधिक पैदावार तो सारों की हो सकती है, वो तो उसका फिर प्रबंधन की बात आ जाती है, किसान का प्रबंधन कैसा है जी। और किसान की मजबूरी भी हो जाती है कई बार, उस पे उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहती, तब वो गेहूं की बिजाई की तरफ जाता है और 2 दिन फालतू भी चले जाते हैं। कई बार तापमान ज़्यादा कम हो जाए जी, तो उसका भी किसान को ही निर्णय लेना पड़ता है कि भाई अब मुझे गेहूं की बिजाई करनी है या आगे फिर जाके सूरजमुखी की या मक्का शरद की तरफ जाना है। तो यानी कि जो किसान भाई हैं अगर वो पछेती बिजाई करना चाहें जी, तो उनके लिए उपयुक्त समय रहेगा 25 दिसंबर तक। और जो आपने किस्में बताई हैं और वो ही किस्में उचित रहेंगी अधिक पैदावार लेने के लिए। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि जैसे जो किस्मों का भी हमने चयन कर लिया और समय का भी जिक्र कर लिया, लेकिन वो 1 एकड़ के लिए कितना बीज लें, क्योंकि पछेती बिजाई है उसके लिए? जी बिल्कुल। वैसे तो 40 किलोग्राम बीज 1 एकड़ के लिए सिफारिश की गई है, परंतु पछेती बिजाई के लिए 45 किलोग्राम तो जरूर ही, 5 किलोग्राम तो जरूर बढ़ाना है। और अगर और 20 दिसंबर है और तापमान भी कम चला गया हो गया है काफ़ी, तो फिर 50 किलो तक बीज किसान उपयोग कर सकता है। तो बीज की मात्रा प्रति एकड़ 50 किलो तक अधिकतम रहेगी? अधिकतम। और बीज को बीजने के लिए क्या करें ताकि किसान भाई है, जैसे कई बार देखते हैं कि जो बीज है क्या उसका उपचार करना चाहिए? उपचार करना चाहिए तो ऐसी कौन सी दवाई से करें ताकि किसान भाई की जो पैदावार है अच्छी हो? देखिए रसाला भाई, पहले तो बीज किसी नया बीज का तरफ किसान का रुझान होना चाहिए, लेकिन चलो किसी आर्थिक कमजोरी है, उसके घर में अच्छा बीज उपलब्ध है तो अपने बीज को बिल्कुल साफ़ सुथरा करे, फिर उसका उपचार जरूर करे। उसके लिए 40 ग्राम रैक्सिल या और भी नामों से ये दवाई आती है, वैसे तो टैबुकोनाजोल इसका साल्ट है, वो बीज को लगाए। और जहाँ पे दीमक की समस्या है वहाँ 1.5 ml क्लोरोपायरिफॉस यानी 60 ml 40 किलो बीज के लिए, या 65 या 70 ml हो गए या 45 किलो बीज के लिए, वो उसका उपयोग करे और उसको फिर बीज को सुखा ले, उसके बाद ही उपयोग करें। तो बिजाई के समय किसान भाई को बीज का उपचारित होना बड़ा जरूरी है, ताकि किसान भाई, क्योंकि कई बार देखते हैं कि अगर वो बीज उपचारित ना करे, जैसे तो दीमक का प्रकोप है जिस खेत में, उसमें ज़्यादा अधिकतर जो है ना फिर फसल नुकसान होने का खतरा है। हाँ, वैसे भी जो गेहूं की फसल है उसमें फंगस ज़्यादा, मतलब बीमारियां ज़्यादा आती हैं, कीट कम आते हैं, किसान भाइयों को पता है। तो फंगस के लिए रैक्सिल या टैबुकोनाजोल का तो उपचार जरूर करें, अवश्यमेव करें। तो और कौन कौन सी बीमारियां डॉक्टर साहब उनकी गेहूं की फसल में आ सकती हैं? गेहूं में तो आमतौर पे पीला रतुआ इस क्षेत्र में, जहाँ पे पहाड़ की फुट हिल बोलते हैं, भाई पहाड़ जहाँ से नीचे उतरते हैं तो वहाँ से शुरू होता है ये येलो रस्ट आती है। और हमारे एरिया में करनाल बंट यानी जो किनारा है बीज का, किसान भाइयों को पता है पुरानी बीमारी है, वो काला हो जाता है, करनाल बंट आती है। मुख्यतः तो ये 2 बीमारियाँ ही हमारे यहाँ आती हैं। तो इन बीमारियां जो आपने जिक्र किया है, काला बंट है या करनाल की जो समस्या रही है, इन बीमारियों को दूर करने के लिए किसान भाई ऐसा क्या उपचार करें, कौन सी ऐसी दवाई ले ताकि जो फसल है वो ठीक ठाक रहे, उनकी नुकसान भी ना हो? हाँ, इसके लिए 3, 4, 5 फंजीसाइड हैं और जब समय आएगा तो हम अगले प्रोग्राम में भी इसको किसानों को आगाह कर देंगे, लेकिन टिल्ट है उसके 250 ml तक वो उपयोग में की जा सकती है। तो जैसे किस्मों का जिक्र किया, बीज की मात्रा का जिक्र किया, किसान भाई और ऐसे कौन से तरीके अपनाएं तो जो पछेती बिजाई है, मध्यम पछेती तो है ही, अगर वो और भी ज़्यादा लेट हो जाए फिर क्या करना चाहिए उन किसान भाइयों को? पानी में भिगोना चाहिए, बीज को पानी में से निकालना चाहिए, निकाल के उसको हवा में और छाया में सुखाना चाहिए ताकि उसके जमाव में आसानी से हो जाए। कई बार ये देखते हैं कि जो घर पे ये सोचते हैं किसान भाई, हमने जो घर के में जो हमारा बीज है क्या वो बोना उचित रहेगा अगर वो साफ कर लें? बिल्कुल, अगर घर का बीज बिल्कुल साफ सुथरा है और उसमें कोई दूसरी किस्म या दूसरा कबाड़ उसमें से निकाल दिया गया है तो उसका उपचार करके किसान उसका उपयोग कर सकते हैं। कई बार देखते हैं जो किसान भाई हैं, तो जैसे जो खाद है वो कितना डालें किसान भाई ताकि जो गेहूं की फसल है उसके लिए अच्छी रहे? मैं सामान्य जो खाद की मात्रा है वो बता देता हूँ। 130 किलोग्राम यूरिया 3 बार में किसान ने उपयोग में लाना है। इसके अलावा 1 बैग DAP
और 40 किलोग्राम पोटाश। और पहले पानी के आसपास अगर उसको लगता है कि भी जिंक भी अगर कमी है, कुछ क्षेत्रों में जिंक की कमी है, कुछ में नहीं है, अगर उनके क्षेत्र में जिंक की कमी है तो जिंक कम से कम 4 किलो और या 6 किलो तक उपयोग कर सकते हैं। डॉक्टर साहब खाद का जिक्र किया, लेकिन जो किसान भाई हैं गेहूं की फसल ले रहे हैं, पछेती बिजाई कर रहे हैं, तो उनका जो है ना खेत कैसा होना चाहिए, कैसे खेत को वो तैयार करें ताकि जो अधिक से अधिक उत्पादन उनकी गेहूं की फसल का हो। देखिए अब किसान के जो अब समस्या वो तो है नहीं कि जो सामान्य बिजाई में होती है वो होती है फसल अवशेष प्रबंधन जी। वो किसानों ने कर ही लिया है सुपर सीडर चला के या अपने तरीके से जैसे भी। उसके बाद ये आता है कि भी बिजाई से पहले 25 किलो यूरिया जरूर उपयोग में लाएं जी, क्योंकि जो फसल अवशेष बीच में पड़े हैं एक तो वो जल्दी गल जाएंगे, एक जो बेसल डोज है यानी कई बार पिछले 3-4 सालों से जब से फसल अवशेषों को किसान बीच में मिलाने लगे हैं, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद भी करता हूँ, साधुवाद भी करता हूँ। तो जो है ना काफी प्रभाव देखने को हाँ, तो उसमें क्या होता है कि पहले पानी से पहले या पहले पानी के आसपास फसल पीली होने लग जाती है और किसान घबरा जाता है और फिर कई प्रकार की दवाइयाँ और कई प्रकार के और सामग्री खेतों में डालता है। उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर किसान बेसल डोज जिसे बोलते हैं यानी बिजाई से पहले 20-25 किलोग्राम यूरिया का उपयोग करे। और जैसे जो यूरिया के साथ साथ कई बार देखते हैं कि जो खेत के अंदर कई प्रकार के खरपतवार आ जाते हैं। हाँ, खरपतवार गेहूँ की तो बहुत एक खरपतवार है जो बड़ा कॉमन है, वो है मंडूसी, फ्लैरिस माइनर जिसे बोलते हैं, कणकी, जंगली जई, कुछ भी बोलते हैं सारा। तो उसके लिए काफ़ी दवाइयाँ उपयोग में लाई जाती हैं, लेकिन समय समय के साथ वो फल जो है जंगली जई या फ्लैरिस माइनर या मंडूसी वो उन दवाइयों के प्रति उदासीन हो जाती है, तो उनका असर नहीं आता दवाइयों का। फिर दवाइयाँ 4 साल 6 साल बाद नहीं आ जाती हैं। अब जो मुख्य प्रचलन में दवाई है। डॉक्टर साहब पहले एक फोन ले लेते हैं। जी जी। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं जी? डॉक्टर साहब मैं बलजिंदर सिंह अमीन से बोल रहे हैं जी। डॉक्टर साहब पूछिए, क्या पूछना चाहोगे? डॉक्टर साहब हमारा ये सवाल है, डॉक्टर साहब जैसे ना हम आलू की नीचे खेती बिजाई करते हैं तो जब उस पर पहला पानी लगाते हैं तो कणक पीली हो जाती पड़ती है। मैंने अभी इसी बात का बलजिंदर सिंह जी अभी आपकी समस्या का पहले ही निदान बताया है। उसका कारण ये होता है कि जो आलू के भी अवशेष होते हैं ना, हाँ जी, वो जो खेत में नाइट्रोजन उपलब्ध है उसको तो वो खा जाते हैं, हाँ जी, और गेहूं को फिर पीलापन आ जाता है यूरिया। हाँ जी। इसलिए आप बेसल डोज 25 से 30 किलो 25 किलो यूरिया बेसल डोज का उपयोग करना शुरू करें। अच्छा जी। हाँ जी। तो पहला पानी इसमें भी कितने दिन पहले लगाना पड़ेगा? नहीं, वो तो आप हम मतलब जहाँ सिंचित क्षेत्र है, जहाँ पानी के दिखता है वहाँ तो 30 दिन तक 35 दिन तक भी पहला पानी दिया जा सकता है। लेकिन असिंचित जो क्षेत्र है, क्योंकि ये प्रोग्राम तो सारा हरियाणा सुनता है इसलिए हमें सबका ध्यान रखना होता है। वैसे 25 दिन पे पहला पानी या कुछ बिल्कुल ही सूखे क्षेत्र उनमें 21 दिन पे पहला पानी देना होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद जी। धन्यवाद जी, आपका भी। तो डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे कि जो किस्में है खरपतवार पे। हाँ, खरपतवार एक मुख्य समस्या है और गेहूं की तो पैदावार ही खरपतवार नियंत्रण के ऊपर निर्भर करती है। जितना खरपतवार नियंत्रण होगा उतनी गेहूं की पैदावार ज़्यादा होगी। दूसरा जो गेहूं के उत्पादन प्रभावित होता है वो होता है समय अवधि जी। जितनी सर्दी के दिन ज़्यादा गेहूं को मिलेंगे उतनी ज़्यादा पैदावार होगी। तो खरपतवार नियंत्रण का मौसम पे तो हमारा नहीं है वश, लेकिन खरपतवार नियंत्रण तो हम कर सकते हैं। उसके लिए पायरोजोसल्फान है 60 ml, जिसको मोमिज या कई नामों से कई कंपनियों की आई हुई है। उसको पहले बिजाई के 2-3 दिन के अंदर स्प्रे किया जा सकता है। लेकिन स्प्रे के लिए ध्यान ये रखना है कि या तो फ्लैट फैन नोजल हो या जो आजकल नया एक यंत्र आया हुआ है जिसमें कई नोजल लगी होती हैं, वो उससे स्प्रे किया जाए। पहले एक फोन ले लेते हैं। जी जनाब। हेलो। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, कौन बोल रहे जी? मैं कुलवंत सिंह बोल रहा जी, बीडमिन से जी। जी कुलवंत सिंह जी, क्या पूछना चाहोगे, पूछिए। सर डॉक्टर जी जैसे सपने करवाए बिजाई की बात जी सूखे में, हाँ जी, अलकीरा मोमजी का जी, कोई भी। हाँ, तो गेहूं कितने दिन के बाद पानी निकालती है इसमें जी?
पानी तो उतने ही टाइम पे लगना है। मैंने अभी जिक्र किया है कि अगर सिंचित क्षेत्र है हमारे वाले क्षेत्र में 30 दिन पे, और बिल्कुल सूखा क्षेत्र है 21 दिन पे, अगर थोड़ा पानी है 25 दिन तक पे पहला पानी लगाना है। ठीक है सर, डॉक्टर साहब अभी मैंने जिक्र किया था इस बात। ठीक है, ठीक है। तो डॉक्टर साहब जिक्र करे थे खरपतवार नियंत्रण पे। हाँ जी, खरपतवार नियंत्रण, ये मंडूसी का मैंने खरपतवार नियंत्रण के लिए बता दिया है। और इसके अलावा फिर अगर चौड़े पत्ती वाले कुछ वीड्स किसान को नज़र आते हैं तो 25 दिन 30 दिन के बाद 2,4-D ईस्टर लिक्विड जो पानी वाली 58%, ये ध्यान रखें कि 38% वाली में फिर पीलापन की या कोई समस्या किसानों ने हमें दर्ज कराई है, तो आप 58% SL 2,4-D का उपयोग 400 ml के प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। और कौन से ऐसे खरपतवार हैं जो गेहूं की फसल को, कहते हैं ना भाई हमारी तो इस खरपतवार ने गेहूं की फसल दाब ली। हाँ वो है, ये भी समस्या है। मैं ये बड़ा खुश हूँ कि आप ना ज़मीन से जुड़ी हुई बातें पूछ रहे हो। ये वाकई समस्या है। ये एक जैसे जिसमें सल्फोसल्फुरान लीडर वाला साल्ट या उसके साथ मेट सल्फुरान, उसका जो टोटल के नाम से एक मिश्रण आता है, वो अगर गिल्ले बत्तर में स्प्रे हो जाए तो उससे फसल में आंशिक का मतलब एक बार पीलापन आता है, बाद में फिर फसल रिकवर हो जाती है। तो किसान ऐसे कोई स्थिति आती है तो घबराए ना, मतलब उस दवाई से अगर वो गिल्ले बत्तर है या नमी है खेत में और उसका स्प्रे हम वीड्स के ऊपर या खरपतवार पे करते हैं तो एक बार पीलापन आता है। और इसके अलावा सल्फोसल्फुरान लीडर का तो सभी किसान भाइयों को पता ही है कि अगर उसका दवाई है डॉक्टर साहब, ये तो करते रहते हैं वो। हाँ, इसको अगर उपयोग में करते हैं तो वो अगली फसल जो चारा इत्यादि है उससे परहेज करना चाहिए जी। लेकिन दवाइयों के अतिरिक्त भी हमारे पहले जो किसान बुजुर्ग हो गए वो कोई दवाइयों के सारे थोड़ी थे जी। वो खेत बदलाव करते थे, हेर फेर करते थे। अब अगर वैसे तो सारा को कई बार देखते थे ना, वो जैसे जमीन है खाली पड़ी लग रही जिसकी थी, अपनी जमीन है, जिसकी ठेके की जमीन नहीं है, अपनी जमीन है, वो तो अपना बदलाव कर ही सकता है। जी बिल्कुल। तो यानी कि फसलों को अगर वो बदल कर बोए, इससे भी जो है ना काफी हद तक नियंत्रण हो सकता है। और कौन कौन से ऐसे खरपतवार है ताकि जो किसान भाई है उनका सही उचित समय पर निदान कर सके? खरपतवार, गुल्ली डंडे का भी जिक्र करते हैं। गुल्ली डंडा मंडूसी का ही जिक्र हो रहा था, वो नाम ही अलग है। जंगली जई, कणकी, फ्लैरिस माइनस, गुल्ली डंडा सब एक ही हैं। और इसके अलावा या फिर ब्रॉड लीव्ड जो चौड़ी पत्ती वाले बथुआ आ जाता है, इस तरह के आ जाते हैं, उनके लिए भी मैंने 2,4-D का नियंत्रण के लिए बताया है। और बीज आप जैसे कि जो मध्यम क्षेत्रीय है, इसके साथ साथ अगर किसान भाई ज़्यादा लेट हो जाए तो वो और दूसरी फसल कौन सी ले गेहूं के सीजन में? हाँ बिल्कुल। अब तो एक मक्का और सूरजमुखी जी, क्योंकि मक्का की भी काफ़ी डिमांड पिछले 2-3 सालों में दर्ज की जा रही है। पहले तो रेट की समस्या रहती थी, किसान इसको ज़्यादा पसंद नहीं करता था, लेकिन अब तो जब से इथेनॉल बनने लगा है मक्का से तो किसान इसको भी मतलब ट्राई कर सकता है। और सूरजमुखी, सनफ्लावर, वो भी दूसरी फसल है जो फरवरी में दोनों की बिजाई हो सकती है। जैसे मक्के की अगर किसान भाई बिजाई करना चाहिए, हाँ 15 फरवरी से बिजाई शुरू हो जाती है इनकी। सरकार भी इसमें कुछ देती है मक्के की बिजाई पे प्रोत्साहन के रूप में? मक्का की बिजाई पे अब नहीं देती, लेकिन अगर गर्मियों में, ग्रीष्म ऋतु में मक्का बिजाई करे किसान और धान की फसल को ना करे, उस खेत में मक्का करे, तब 8,000 रुपये देती है, अब नहीं। यानी कि जो पानी बचाव के लिए, हाँ, उस उद्देश्य से सरकार मदद करती है। और जैसे जो पछेती बिजाई का जिक्र कर रहे हैं, और कोई जानकारी जो हमारे जैसे किसान भाई हैं कई बार सोचते हैं कि भाई ये मेरी बात छूट गई, ये बतानी चाहिए थी डॉक्टर साहब ने, यह भूल जाता है कई बार किसान भाई। हमने जो अनुभव किया है, हमने ये अनुभव किया है कि किसान जनवरी में भी पिछले उदाहरण देने लग जाता है कि भी 7 जनवरी को हमने बिजाई करी थी, 9 को करी थी और इतने मन यानी 16 क्विंटल यानी 40 मन हो गई थी। वो सदा तुक्के नहीं चलते। जैसे इस बार है, इस बार तापमान देखिए आप, नवंबर में ही डाउन होना शुरू हो गया काफ़ी, और उस टाइम जमाव, मतलब तापमान बहुत नीचे चला जाता है तो जमाव प्रभावित होगा। जी बिल्कुल। इसलिए जो समय निर्धारित है उसको और तापमान को मद्देनज़र रखते हुए, दिन का तापमान 18 से 20 डिग्री हो तभी बिजाई करेंगे तो
उसका उपज अच्छी आएगी। आप बीज का जमाव हो जाएगा लेकिन उपज अच्छी मुख्य उद्देश्य है। कई बार सोचते हैं डॉक्टर साहब कि जैसे गेहूं की जो बिजाई कर ली, अगर बारिश आ जाए बिजाई के समय तो क्या उनको दोबारा बोनी पड़ सकती है वो? अगर उस पे जो किसान भाई खुद प्रैक्टिकल हैं इस मामले में, अगर ऊपर पपड़ी जम जाती है, खेत में करंट आ जाता है, ज़मीन की प्रवृत्ति देखनी है, किसान को पता होता है अपने खेत की, मेरी खेत की ज़मीन में कैसी है, अगर वो ऐसा कोई स्थिति है तो दोबारा भी जमाव करना पड़ता है। तो डॉक्टर साहब जैसे जिन भाइयों ने गेहूं की बिजाई कर चुके हैं, अब वो 75 बिजाई का जिक्र नहीं, जिन्होंने की हुई है जी, तो वो उसकी बिजाई के बाद कुछ ऐसी बातें ताकि उनकी जो फसल है अच्छी रहे, उसके लिए ये एक तो अगर किसी वजह से पानी का खड़ा हो जाता है या पानी बारिश आ जाती है तो सल्फ़र 3 किलो का उपयोग कर सकते हैं। और अगर जड़ों का में जमाव में कोई समस्या थोड़ी लगती है या उनको लगता है किसान को कि मेरी फसल जैसी उसकी अपेक्षा है कि भी ऐसी होनी चाहिए नहीं है, तो माइक्रोराइजा का उपयोग कर सकता है किसान। तो और कोई अन्य जानकारी जो किसान भाई हैं 75 बिजाई के संबंध में देना चाहोगे? देखिए 75 बिजाई में किसान को तापमान अपने आप डिसाइड करना है, तापमान उसने खुद देखना है, क्योंकि हम तो आज वार्तालाप कर दी, आज के हिसाब से हमने तिथि बता दी भी 25 दिसंबर ही होना चाहिए, लेकिन इसको लोहे की तो नहीं मान सकते ना कि मौसम तो बदलता रहता है। पानी कितना दें किसान भाई खेत के अंदर, कब और कब दें? हाँ, ये मुख्य सवाल था। देखिए हमारे जो निर्धारित है समय 21 दिन, 42 दिन, 63 दिन, 85 दिन, 105 दिन, ये पानी हमारे निर्धारित हैं। लेकिन क्योंकि ये कार्यक्रम सारा हरियाणा सुनता है तो जहाँ पे 5 पानी नहीं है तो क्या करें, उस टाइम में दूसरा और चौथा पानी यानी 21 दिन वाला दे, 21 दिन का 21वें दिन या 25वें दिन जो भी पानी है वो तो हर हालत में देना है जी, बिल्कुल। और उसके बाद वाला आप स्लिप मार सकता है किसान, फिर 63 दिन वाला देना है, फिर 105 दिन वाला देना है। लेकिन उसके पास अगर पानी है ही 2 जी, तो एक हिसार यूनिवर्सिटी की 1402 WH 1402 वैरायटी आई है जो 2 ही पानी लेती है जी, बहुत बढ़िया किस्म है। हाँ, एक वैसे उन्होंने 1270 भी एक किस्म है जो मध्यम और 75 में भी उपयोग की जा सकती है। तो या तो किस्म का चुनाव ऐसे करें जो पानी कम लेती है, या फिर 21 दिन का और 105 दिन का पानी दो, तो बिल्कुल ही जहाँ पानी है ही नहीं उनके लिए। तो डॉक्टर सतीश कुमार जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और गेहूं की जो 75 बिजाई है इस विषय में बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रसाला भाई और किसान भाइयों का भी, जिन्होंने विषय को बड़ी जागरूकता से सुना, उनका भी धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रोजेक्ट थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे क्या कर रहा है? इधर हम बोल रहे हैं, तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ये था हमारा आज का किसान वाणी कार्यक्रम, जिसमें विषय था गेहूं की 75 बिजाई। बातचीत में हिस्सा ले रहे थे डॉक्टर सतीश कुमार, सहायक पोस्ट संरक्षण अधिकारी यमुनानगर, और बातचीत कर रहे थे रसाला भाई। इसी के लिए आज का हमारा कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनने गिरदारी और रसाले भाई की राम राम।